इज वेल्थ, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन हेल्दी रहने के लिए हमें किस चीज का ख्याल रखना चाहिए, ये असल में हम जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि जो अन्न हम खाते हैं, यानी जो खाना हम खाते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है हमारी सेहत पर। मतलब हम हेल्दी होंगे, बीमार पड़ेंगे या हमें अपच की समस्या होगी, ये सारी चीजें जो है ना हमारे खान पान पर निर्धारित करती है। और खाने को पचाने के लिए हमारे गट की हेल्थ की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। अगर हमारा गट हेल्दी है तो हम जो खाते हैं वो आराम से पच भी जाता है और हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है, हमारे शरीर को ग्लो भी मिलता है। फिर हमें आर्टिफिशियली मेकअप लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि गट को हेल्दी कैसे रखना है, इसके बारे में हम थोड़ा सा अनअवेयर हैं, जानकारी की कमी है। तो आप सभी जानते ही हैं कि अभी हमने कुछ दिन पहले ही शुरू किया है एक सीरीज, जिसमें गट को हेल्दी कैसे रखा जाए उसके बारे में जानकारियां देते हैं डॉक्टर जीएन दुबे, जो कि एक गोल्ड मेडलिस्ट एमडी हैं मेडिसिन में और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने ये बताया है कि गट को हेल्दी अगर हम रखेंगे तो हमारी आयु भी लंबी होगी, यानी हम शतायु हो सकते हैं। लेकिन समस्या यह है, शतायु हम हो नहीं पाते हैं क्योंकि गट में हम इतनी कबाड़ चीजें डाल देते हैं कि गट बेचारा परेशान हो जाता है। अब उन्होंने ना रिसेंटली एक बहुत स्पेशल बात की। उन्होंने कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, इसे सीबो उन्होंने कहा, कि इसकी समस्या की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है और उसे हम बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि हम उसे आमतौर पर हम सोचते हैं हमें गैस्ट्रिक हो रही है, हमें अगर नोजिया हो रहा है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि ये हो सकता है किसी खाने की वजह से अपच हो रहा हो। लेकिन बहुत बड़ी इशू है ये, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। अगर अभी आपने एड्रेस नहीं किया तो लॉन्ग रन में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए मैं ऐसा करती हूँ कि इसके बारे में पूरी जानकारी दिलवा देती हूँ आपको डॉक्टर जीएन दुबे जी से। उनको इनवाइट करती हूँ, आप लोग जुड़े रहिएगा और सुनते रहिएगा और देखिएगा कि आपसे वो गलतियां तो नहीं हो रही। डॉक्टर साहब, आप मुझे दिख तो रहे थे? हाँ, नमस्ते डॉक्टर साहब, वेलकम। नमस्ते। डॉक्टर साहब, चूंकि हमारी लॉन्जिविटी की सीरीज है और गट हेल्थ पर हम बात कर रहे हैं, और अभी आपने एक छोटा सा लोगों को टेस्ट भी दिया था, एक छोटा सा आपने प्रोजेक्ट दिया था कि वो लोग करें। उन लोगों ने, मुझे लगता है कुछ लोगों ने तो किया भी है, क्योंकि एक आध मैसेजेस मैंने भी पढ़े थे जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपना मोबाइल की टाइमिंग्स को चेंज किया है, अपने खान पान को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज आपने मुझे कहा था कि आप सीबो पर बात करेंगे। अब वो क्या है, क्यों होता है, और इसके सिम्टम्स हम कैसे पहचाने कि हमारे गट में ये प्रॉब्लम है, उसके बारे में जरा बताइए। सीबो स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ की बात कही जाती है। हम्म। प्रायः छोटी आंत में जी। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम पहले बात की जाती थी कि ये स्टेराइल होता है और इसमें कुछ बैक्टीरिया होते नहीं है। जी। बट न्यूअर स्टडीज से देयर आर सम हेल्दी बैक्टीरियाज विच मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ योर गट लाइन। गट की लाइनिंग की वो इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को हम्म। हेल्दी रखते अच्छा। हैं। लेकिन जाने अनजाने कुछ ऐसी गड़बड़ी की वजह से वहां पर कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो वहां नहीं होने हम्म। चाहिए, वहां पर वो ग्रो करने लगते हैं। उसी का नाम दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ, यानी ज्यादा हम्म। पैथोजेनिक बैक्टीरिया हम्म। वहां आ जाते हैं। जी। पैथोजेनिक बैक्टीरिया में स्टैफ कहें, स्ट्रेप्टो कहें, क्लेप्सिला कहें, स्यूडोमोनास कहें, है ना। ये सारे तो बैक्टीरियाइड्स, साइंस में हमने स्कूल में पढ़े थे। उसके यस, बाद आज पाला पड़ रहा है इन नामों से। बैक्टीरियाइड्स कहें, हाँ दीज हाँ। आर सम बैड बैक्टीरिया, दे फ्लोरिस, वो छोटी आंत में अपनी जगह बनाने अच्छा। लगते हैं। और वो क्या करते हैं, आपकी आंतों की लाइनिंग जो होती है, इंटीग्रिटी, हम्म। उसको डिस्टर्ब करते हैं, जिसे लीकी गट कहा जाता है, जो पहले मैं बात जी। कर चुका हूँ। जी। और जब आपकी आंतों में लीक बनती है और ये बैक्टीरिया जब ज्यादा पनप जाते हैं, प्रायः जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो आपके न्यूट्रिशन में हेल्प हम्म। करते हैं। आपकी बॉडी में कितनी ग्लूकोज जानी चाहिए, कितनी प्रोटीन जानी चाहिए, कितनी फैट जानी चाहिए, वो उसको संयोजित करते हैं। लेकिन जब ये बैड बैक्टीरिया पनपते हैं तो आपकी मेटाबॉलिज्म और आंतों की जो सेल की लाइनिंग होती है, माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ, वो सारी खराब होने लगती है और आपकी पूरी मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाती है। ओह। तो
और साथ में आपके शरीर में बहुत सारी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होने लगती है। विटामिन ए हम्म, की डिफिशियंसी, डी की डिफिशियंसी, ई के, आप विटामिन ए, डी, ई के और बहुत सारे विटामिन्स के सोर्सेज फूड के रूप में तो ले रहे हैं, हम्म। लेकिन आपके शरीर में वो पर्याप्त मात्रा में पहुंचने ही नहीं देते, मतलब क्योंकि एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाता। जी बिल्कुल, माल एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्योंकि लीकी गट है तो आपकी चीजें सही तरीके से आपके शरीर में एब्जॉर्ब होके नहीं जा पाएंगी। और जिनको स्मॉल इंटेस्टिन बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ रहती है, हम्म, उनके कुछ लक्षण होते हैं। उन लक्षण को इग्नोर ना करें। आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको फ्रिक्वेंट लूज स्टूल हो सकता है, आपको ब्लोटिंग हो सकती है, आपकी एपेटाइट पुअर हो सकती है। ओ, और सुबह आपने ब्रेकफास्ट लिया, ब्रेकफास्ट लेते ही आपकी ब्लोटिंग बढ़ने लगी, और दोपहर का लंच लिया और भी ब्लोटिंग बढ़ने लगी, और डिनर लिया और भी ब्लोटिंग बढ़ने लगी। और इस ब्लोटिंग के बढ़ने के साथ साथ यू विल फील लाइक कि टमी आपकी प्रेग्नेंट लेडी की तरह हो चुकी है। माय माय। दिस इज स्मॉल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ। इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें और किसी एक्सपर्ट से मिलें। क्योंकि ये लंबे समय में आपको बहुत सारे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी देती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, सिरोसिस लीवर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सारी चीजों की शुरुआत यहीं से होती है। अब किन लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, किन लोगों को डायरिया हो सकता है, लूज स्टूल हो सकता है, जी जी। वो निर्भर करता है कि आपके आंतों में किस तरह के बैक्टीरिया पनप रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आप सिम्टम्स जो बता रहे हैं कि ऐसी चीजें हो सकती हैं, मैंने ना अपने आसपास बहुत से लोगों को देखा है इस तरह की प्रॉब्लम्स, और वो बहुत नजरअंदाज करते हैं। अगर ब्लोटिंग होती है उन्हें तो कहते हैं ये तो नॉर्मल है, हमने ना मूंगफली खा ली थी इसलिए ब्लोटिंग हो रही है, हमने चने की दाल खा ली थी इसलिए आज हमें गैस्ट्रिक हो रही है। तो ये क्या एका दिन की प्रॉब्लम से ही पैदा हो जाता है, या हमारा बहुत परसिस्टेंट वे ऑफ ईटिंग ऐसा रहता है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो जाती है? देखो, मैं इसकी पूरी ही बात करूंगा हाँ। कि ये होता ही क्यों हाँ है। अभी तो मैं कुछ कारण बता रहा था, जी। और इसमें मैं बता रहा था दो चीजें, कि कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया प्रीडोमिनेंट, यानी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और लूज स्टूल भी हो सकते हैं। ये निर्भर करता है कि आपके आंतों में किस तरह के बैक्टीरिया बने पड़े हुए हैं। मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं, अगर ऐसी बैक्टीरिया का छोटी आंतों में ज्यादा पनपना हुआ है, हम्म। यू विल फेस कॉन्स्टिपेशन। और अगर सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया का ज्यादा पनपना हम्म। हुआ है, तो ये आपको लूज स्टूल देगा, फ्रिक्वेंट लूज स्टूल। अब आपने बात करी कि ये होता क्यों है, कैसे हो जाता है। तो ईश्वर ने इन चीजों से बचाने के लिए आपके शरीर में बहुत सारी साजो सामान देकर भेजी है आपको। अच्छा। सबसे पहला, आपकी ओरल कैविटी। क्योंकि आप अच्छा। जो कुछ भी खाते पीते हैं, उन खान पान के साथ बहुत सारे माइक्रोब्स आपके शरीर में भीतर भी जाते हैं, हम्म। लेकिन उनको भीतर जाने से रोकता है आपका मुख द्वार। कैसे? हम्म। जब जब आप भोजन को खूब अच्छी तरह से चबाते हम्म। हैं, तो आपके लार में लार ग्रंथि के साथ इम्यूनोग्लोबुलिन ए, एक इम्यूनोग्लोबुलिन स्रावित होता है, सिक्रीट होता है, हम्म। जो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं और आपकी आंतों में जाने नहीं देते हैं, क्योंकि जो जाएगी वही छोटी आंत में जाकर अपना घर बनाएगी। ओ। तो अगर आप हड़बड़ी में, जिसको बोलते हैं हरी, बहुत जल्दी में ना हो, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे मेट्रो सिटीज में ड्राइव भी कर रहे हैं और एक हाथ से आगे कुछ रहे, हाँ। खा हाँ पी भी रहे हैं, जी। और घर में आप ऑफिस के लिए देर हो रहे हो, तो चीखा चिल्ली कर रहे हो, हरी में हो, जल्दी लाओ प्लेट, मुझे देर हो रही है, एंड यू आर इन हरी, और आपने जल्दी से जल्दी, सो यू, आपने टाइम स्पेंड नहीं किया उसको च्यू करने में। व्हेन यू होल्ड योर फूड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन योर माउथ, तो आप अपने जो सलेवरी ग्लैंड है, सलेवरी ग्लैंड जो लार बनाते हैं, उसको आप मौका देते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन निकलने का, और जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस जो भोजन में है उनको न्यूट्रलाइज करने का। अगर आप वहां न्यूट्रलाइज ना कर पाए, तो दूसरी बैरियर है आपकी अमाशय की एसिड, हम्म। स्टोमक एसिड। हम्म। और जो लोग क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं, जो क्रॉनिक स्ट्रेस में है,
उनकी आंतों की एसिड की लेवल कम हो जाती है, स्टोमक एसिड पुअर हो जाती है। अब एसिड जो है वो सारी चीजों को, वायरस बैक्टीरिया फंगस को किल कर सकता है, क्योंकि अमाशय की एसिड जो होती है पीएच उसकी <<1। जब आप बहुत हंग्री होते हो तो पीएच होती है <<1, और वो किसी भी माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया वायरस फंगस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, किल कर सकता है। जो लोग क्रॉनिक स्ट्रेस में जीते हैं, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी उनकी ज्यादा होती है, उनकी अमाशय में एसिड की मात्रा कम हो जाती है। तो एसिड की मात्रा कम होने से वहां भी वो स्केप कर गए, बैक्टीरिया वायरस फंगस, और वो आकर छोटी आंत में रह गए। छोटी आंत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है जो उन बैक्टीरिया वायरस फंगस को किल कर सके। दूसरी कुछ एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी होती है, और उम्र बढ़ने के साथ एक क्लोरहाइड्रिया और बहुत सारे लोग गैस की तकलीफ मानकर एंटा एसिड और एंटी एसिड गैस के सिरप और गैस की गोलियां सालों दर साल खाते रहते हैं। वो इस डिफेंस मैकेनिज्म को वो रोक रहे हैं, सर, यानी मैं यही एसिड। सोच रही थी कि आपने कहा कि हमारे पेट में जो है वो एसिड क्रिएट होता है, एसिड बनता है, तो फिर खाना जो है वहां पे पचता है, और वो जो कीटाणु है जो हम गलती से निगल चुके हैं वो वहां पे मारने का काम करता है। और हम तो इतना एंटासिड मैंने देखा है लोगों को लेते हुए, इनो से लेकर के डाइजीन सिरप से लेकर सब कुछ लेते हैं, तो वो उस अग्नि को सबसाइड कर देते हैं क्या? बिल्कुल, उस एसिड को आप कम कर रहे हो, हम्म। और उस एसिड को कम करने के साथ साथ अपने प्रोटीन पाचन की क्रिया को भी कम कर रहे हो। दूसरा, जो माइक्रोब्स मुंह जो माउथ से गए हैं। को स्केप करके स्टमक में जाते हैं, हम्म। उनको आप मौका दे रहे हो ज्यादा से ज्यादा फ्लोरिश करने का, और आपकी भोजन पाचन हो नहीं पाती एसिड कम होने की वजह से, और वो ज्यादा देर तक अमाशय में रुकती है, जिसकी वजह से आपको खट्टी ढकारें, है ना, सौर ब्रॉस होनी, हार्ट बर्न होनी शुरू होती है। तो आप सोचते हो कि भैया मुझे एसिडिटी ज्यादा हो रही है, नहीं, यहाँ एसिड की और जरूरत है, आपको एसिड अच्छा। बढ़ाने की जरूरत है। हाँ। दैट्स वाई ऐसे लोगों को कई बार सुना होगा कि आप एप्पल साइडर विनेगर लो, दैट कंटेन्स एसिटिक एसिड हाँ। एप्पल साइडर विनेगर में हाँ। जो एसिडिटी को बढ़ाता है, यानी अमाशय की एसिड सिक्रीशन की क्षमता को बढ़ाता है। इसीलिए लोग बोलते हैं हम्म। मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, वेगल टोन को बढ़ाओ, वेगस नर्व स्टिमुलेट करो, क्योंकि वेगस नर्व इज अ पार्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आपके स्टोमक एसिड के सिक्रीशन को बढ़ावा देती है। यानी आप अपने इस बैरियर फंक्शन को और स्ट्रांग करने जा रहे हो। दूसरा क्या होता है, किन्हीं किन्हीं लोगों में बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में एक रुकावट होती है जिसे आइलियोसिकल वाल्व कहा जाता है। और वो आइलियोसिकल वाल्व जिनका इनकम्प्लायंट हो, यानी वो अच्छे से काम ना करे, तो बड़ी आंत में आपकी बैक्टीरिया सबसे ज्यादा होती है, तो वो बैक्टीरिया ट्रांसलोकेट करते हैं और वो छोटी आंत में आ जा सकते हैं। अच्छा। दूसरा, इस बैरियर को हम लोग पुअर करते हैं बाय मंचिंग राउंड द क्लॉक, कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहते हैं एवरी टाइम। सो देयर शुड नॉट बी एनीथिंग बिटवीन टू मील्स, क्योंकि ईश्वर ने आपकी आंतों में व्यवस्था करके भेजी है हाउस कीपिंग की। जैसे आप किसी होटल में जाते हो और किसी पुराने लोग ने कमरे को खाली किया, और वो मेस पड़ा हुआ, आप अंदर जाओगे तो बोलोगे हाउस कीपर को, भैया रूम साफ करो तभी एंट्री लूंगा। तो आपकी आंतों में भी ईश्वर ने वो हाउस कीपिंग की व्यवस्था देकर भेजी है, जिसे एमएमसी कहा जाता है, माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स। और जैसे ही आपने कोई फूड डाला, कैलोरी, तो वो माइग्रेटरी हाउस कीपिंग, यानी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, ये आपकी आंतों की, छोटी आंत में जो भोजन है वो बड़ी आंत में जाए, और बड़ी आंत में जो भोजन है वो गुदा द्वार से बाहर जाए, ये व्यवस्था आपकी वहीं की वहीं रुक जाती है। इफ यू फीड और यू मंच राउंड द क्लॉक, कुछ ना कुछ मुंह में जो डालने की आदत होती है कैलोरी, यानी आप अपनी इस व्यवस्था को, हाउस कीपिंग की जिससे माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, उसको आप रोक रहे माय हो। गॉड। और डायबिटिक पेशेंट जिनको लंबे समय से डायबिटीज है, उनकी आंतों में, उसे मैं बोलता हूँ पेरिफेरल या और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन। तो जिनको डायबिटीज लंबे समय से होती है, उनकी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन की वजह से वो पैरासिम्पैथेटिक जो आंतों की लाइनिंग में पड़ी हुई है, उसकी डिसफंक्शन होने की वजह से गैस्ट्रोपरेसिस होती है। यानी
वो माइग्रेटरी मोटर फंक्शन जो है वो वीक होती है और आंतों में भोजन ज्यादा समय तक पड़ा रहता है। और अच्छा। ज्यादा समय तक पड़ा रहेगा, उसके साथ जो खराब बैक्टीरिया है, क्योंकि एक बैक्टीरिया 20 मिनट में 1 से 2 बनती है आपकी, वो अपनी आबादी बढ़ाते हैं। अच्छा। तो आप सोच लो, अगर एक खराब बैक्टीरिया आपकी आंतों में गई तो वो 24 घंटे में अपनी आबादी कितनी बढ़ा लेगी। तो ये बातें होती हैं। तो डायबिटिक पेशेंट में ये गैस्ट्रोपेरेसिस होने की वजह से ये सीबो देखने की संभावना, इसी से मिलती जुलती एक टर्म है सीफो, स्मॉल इंटेस्टाइन फंगल ओवर ग्रोथ, यानी अच्छा, वो फंगस का ज्यादा। बैक्टीरिया था, ये ये फंगल है। फंगस, और दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं, कई मरीजों में ये दोनों साथ देखने को मिलता है। सेफो, पर SIFO। बैक्टीरियल के तो लिए तो हम एंटीबायोटिक ले सकते हैं, लेकिन फंगल के लिए? फंगल के लिए भी जो हर्बल एंटी फंगल एजेंट्स हैं, जैसे मैं बात करता हूँ कोकोनट ऑयल एंटी फंगल, टर्मेरिक जो कच्ची हल्दी है दैट इज एंटी फंगल, और राइट। ये जो आपकी अदरक है दैट इज एंटी फंगल। सो दे आर एंटी फंगल। इवन लहसुन हाँ। आप सब लोग गूगल करके दे सकते हैं, गार्लिक ये स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल एजेंट। तो इसका सेवन करने से उनकी स्थिति जो है वो फंगस की, और आपकी बॉडी में कहीं भी फंगस के चीजें दिख रही है स्किन में, हाँ। है ना, स्किन में जैसे दाद खाद खुजली हम्म। या नाखून का मोटापन हो जाना, है ना, या हम्म। स्काल्प में आपके रूसी ज्यादा होना, जी। तो आप समझ लो आपके आंतों में फंगस ग्रो किए हुए हैं। अगर कोई महिलाएं हैं और जिनको बोलते हैं श्वेत प्रदर होना, हाँ हाँ यानी योनि से सफेद चीजों का निकलना, हाँ हाँ। जिसे लोग धात बोलते हैं, ल्यूकोरिया। महिलाएं की धात बहुत ज्यादा, हाँ। लिकोरिया, सही तब आपने सवाल। तो आप समझ लो आपकी आंतों में फंगस ग्रो किए हुए हैं, आपके इंटेस्टाइन में खराब फंगस का ग्रोथ, ओवर ग्रोथ हो चुका। फंगस तो रहते हैं, हाँ हाँ हाँ। नॉर्मली भी रहते हैं, हम्म। बट दे आर इन चेक। और जब वो चेक में रहते हैं, जितनी उनकी आबादी होनी चाहिए, तो आपके लिए अच्छा काम कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी आबादी बढ़ती है वो पैथोजेनिक हो जाते हैं और आपको बीमारियां देने लगते हैं। जैसे मैंने बताया स्किन डिजीज, है ना, जिसको राइट। ओनाइकोमाइकोसिस बोलते हैं, जो नाखून में हो जाते हैं, है ना, हम्म। और टीनिया कैपिटिस बोलते हैं जो बालों में हो जाते हैं, टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं जो आपके शरीर में दांत खाद खुजली हो जाती है। तो अच्छा। ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, यानी खराब फंगस बने पड़े हुए हैं। तो डॉक्टर ये साहब। सीबो, हाँ जी, जी जी, आप कुछ कह रहे थे? ये सीबो और सीफो आपको बहुत सारी बीमारियां देने वाला है, और समय रहते चेतने की जरूरत है और सजग होने की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और जागने और चेतने के लिए हमने आपको इसीलिए आमंत्रित कर रखा है कि आप हमेशा हमें कुछ ना कुछ गाइड करते रहें। तो आज जैसे आपने सीबो और सीफो बैक्टीरिया के बारे में मुझे बताया है, तो इनके रोकथाम के लिए क्या डाइट हम फॉलो करें, और कब ये अलार्मिंग सिचुएशन हो जाता है हमारे लिए कि हम तुरंत समझ जाएं कि इसकी प्रॉब्लम हमें हो सकती है, या उसकी आगाज जो है वो होना शुरू हो गया हमारे शरीर में? देखो मैम, इसमें क्या है कि लक्षण तो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, लक्षण तो आप और बता चुके हैं। हाँ, इसके लिए कुछ टेस्ट भी होते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल में ब्रेथ टेस्ट बोलते हैं, डी जाइलोस, जो एक सॉल्यूशन होती है शुगर की, उसको आप मुख से पिलाते हैं और उसके बाद आप ब्रेथ टेस्ट लेते हैं कि मीथेन ज्यादा आ रहा है या हाइड्रोजन, ब्रेथ टेस्ट, अच्छा। हाइड्रोजन सल्फाइड के हाइड्रोजन निकल के आते हैं, तो वो पता चलती है कि आप सीबो हाँ। से सफर कर रहे जी। हो। मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया और हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, हम्म। तो इससे आप पता कर लेते हैं कि आपको सीबो है। अब यहाँ पर मैं बताऊं कि बैड बैक्टीरिया इवन फंगस के लिए हम्म। जो भोजन है वो है शुगर, और जिनके आंतों की लाइनिंग में टूट फूट पड़ी हुई है, दे कैन नॉट डाइजेस्ट डाइसेकेराइड्स। अच्छा। डाइसेकेराइड्स, डाइसिकल। तो डाइसेकेराइड्स क्या है, दैट इज माल्टोज, हम्म। है ना, सुक्रोज एंड लैक्टोज। ये तीन चीजों को आपको आपकी जीवन शैली से कुछ समय के लिए डिपेंड्स करता है, वो डॉक्टर आपकी जो एक्सपर्ट होंगे, दे विल गाइड, और ही विल गाइड, ओवर ही इज और सी इज, वो आपको गाइड करेंगे। वो 15 दिन से लेकर और 3 महीने तक का वक्त लगता है इन चीजों को हील होने के लिए। तो इतने दिन के लिए आपको इन डाइसेकेराइड्स को बंद करने होंगे। तो डाइसेकेराइड्स क्या है, माल्टोज, ऑल ग्रेन्स अच्छा। कंटेन माल्टोज, ऑल डेयरी प्रोडक्ट कंटेन लैक्टोज। लैक्टोज।
हाँ। लेकिन अगर आपने फर्मेंट कर दिया, मैं A2 मिल्क की बात करता हम्म। हूँ, तो सारे लैक्टोज लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर आपकी तकलीफ कम होती है। और घी डजंट कंटेन लैक्टोज हम्म। शुगर, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। हम्म। एंड सुक्रोज इज टेबल शुगर, यानी चीनी को अपनी जिंदगी से बाहर करो। इसके साथ साथ ग्रेन्स में स्पेशली अगर आपने कभी ग्रेन्स इंक्लूड भी करना है, डोंट गो फॉर ग्लूटेन। ग्लूटेन सेंसिटिव इंटेरोपैथी सीलियाक डिजीज कही जाती है। और अभी ज्यादातर लोगों को जो जिनको सिबो सिफो है, अभी जो साइंस बता रही है वो अंडर एस्टिमेट कर रही है। और अंडर स्टडी जिसको बोलते हैं कि उसके इंसिडेंस बहुत कम बता रही है, बट it is much in population in reality। अच्छा। यानी सिबो सिफो के जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, है ना। अ, सर ऐसा तो नहीं अ, कि लोग उसे एड्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं या इसके लिए बहुत ज्यादा कैजुअल हैं, इस वजह से भी ये मतलब इसको इसके मिल नहीं रहे हैं स्टैटिस्टिक्स ज्यादा। इस पे बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हो रही है। मैं तो ढूंढ ढूंढ कर आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ कि आप कैसे अपनी सेहत को, और मैं ढूंढना क्यों शुरू किया, क्योंकि मैं खुद हेल्थ से बहुत ज्यादा सफर करा हूँ, ऑटोइम्यून डिजीज से। और इन्हीं को ढूंढने के चक्कर में आई गॉट लॉट इंफॉर्मेशन। और जो ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि आप भी अपने खराब हेल्थ से बाहर आ सकें। बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आज आपने जो बताया है उसके लिए आभार। और चलते चलते मैं आपसे चाहूंगी कि अब हमें आज के लिए जो काम हमें करना है, जो हमारे कुछ दिनों के लिए जो आप हमें ड्यूटी देते हैं कि हमें ये चीज फॉलो करनी है, तो वो हमारे वो होमवर्क जो होता है एक तरह से हमारा होमवर्क दे दीजिए कि हमारा अब आज का होमवर्क क्या होना चाहिए। हाँ, इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग दैट इज टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग जो मैं बात करता हूँ, वो आपको काफी हेल्प करती है सीबो सीफो में। हाँ। जिसमें मैं बताता हूँ 14 to 17 आवर्स ऑफ फास्टिंग। जिनको ज्यादा तकलीफ है, अगर 17 घंटे की फास्टिंग रखते हैं, और वो भी याद रखेंगे सूर्यास्त से सूर्योदय से सूर्यास्त तक का ही समय आप खाने के लिए आपका रखें, हम्म। है ना। ठीक है। तो 17 आवर फास्टिंग जो साइंस की स्टडी बताती है, 17-18 घंटे की आप फास्टिंग करते हो तो जो खराब बैक्टीरिया फंगस है उतने समय के लिए उनको भोजन नहीं मिलता है, तो दे स्टार्ट डाइंग, वो मरना शुरू हो जाते हैं। एंड यस, इंक्लूड टर्मरिक, इवन जिंजर, गार्लिक, ये सारे, कोकोनट ऑयल, दीज आर एंटी फंगल, दीज आर हैविंग एंटी फंगल प्रॉपर्टी और एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल प्रॉपर्टी। इसका सेवन हाँ। करेंगे तो आपकी ये सिबो सिफो से, एंड च्यू योर फूड थॉरली। और अगर आप एंटासिड एंड एंटी एसिड लेते हैं तो डोंट गो फॉर दैट। एंड सम स्टडीज सोच कोल्ड एब्डोमिनल पैक, जो जो खराब बैक्टीरिया फंगस होते हैं, दे फॉर्म देयर बायोफिल्म। वो अपने को बचाने के लिए एक आवरण बनाते हैं हम्म। बैक्टीरियल और फंगल कॉलोनी के इर्द गिर्द। हम्म। तो अगर आप कोल्ड एब्डोमिनल पैक लेते हैं तो वो बायोफिल्म टूटते हैं, है ना। अच्छा। और वो बैक्टीरियल लोड होने के चांसेस बहुत कम होने लगते हैं। और उनको अगर भोजन न दिया जाए तो वो खत्म होने लगते हैं। और साथ में अगर आपको हिस्टामिन इंटॉलरेंस नहीं है तो आप प्रोबायोटिक फूड ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, आप गूगल करके भी देखेंगे, जिंजर हैज गॉट प्रॉपर्टी टू इंक्रीज गट मोटिलिटी। वो आंतों की गति को भी बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि गैस्ट्रोपरेसिस जो है वो आपको सिबो और सिफो कराने में मदद करता है, तो जिंजर जो है वो आपके आंतों की जो मोटिलिटी है उसको, यानी आंतों के चलने को वो बढ़ाता है। तो इन चीजों का आप ख्याल रखेंगे तो थोड़ी बहुत मदद आपको मिल सकती है। बात करने के लिए तो और भी बहुत सारी चीजें हैं इनके विषय में, सर बट आज के लेकिन लिए धीरे धीरे सीखने के लिए हमें एक लेसन रोज चाहिए होता है, तो वो एक लेसन आज के लिए मस्त है, हम उसे ध्यान में रखेंगे। और सनी साहस कह रहे हैं थैंक यू फॉर द सेशन, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू। और ये भी आपको फॉलो कर रहे हैं आपके जो वैल्यूएबल टिप्स होते हैं उनके लिए। और वर्षा धामा ने तो बोल दिया कि आज मेरा लगता है लंच ही स्किप हो जाएगा, उनको इतना इन्फॉर्मेटिव लगा है। तो सर मुझे लगता है कि इस तरह के सेशंस आप अगर अपनी इंटेंसिटी इंक्रीज कर सके तो लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि बीमार सब हैं और अब सबको ठीक भी होना है। जी बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि अपने खाने का जो पीरियड है वो सनराइज टू
सनसेट, इसी सनसेट। के बीच का कोई आपकी सुविधा के अनुसार से उसी समय को चुने। टाइम रिस्ट्रिक्टेड हाँ। फीडिंग, इससे आप इंसुलिन रेसिस्टेंस से बचेंगे और सारी बीमारियों के जड़ में जो कारण होती है, इस पे भी मैं बात करूंगा इंसुलिन रेसिस्टेंस की। और इंसुलिन रेसिस्टेंस जो है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए, मोटापा, डिसलिपिडीमिया, फैटी लिवर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और स्लीप एपनिया, बहुत सारी बीमारी का कारण होता है। इस पे भी मैं बात करूंगा आने वाले समय में। बिल्कुल सर। तो हम लोग जुड़े रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आभार मेरे सुनने वालों को और फॉलो करने वालों को। थैंक यू सर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने 3 बजे का समय रखा है लोगों को जानकारी देने के लिए, आगे हम लोग इसी तरह से मिलते रहेंगे। और मेरी यूट्यूब चैनल भी हाँ। है, डॉक्टर जी एन दुबे। हील विद डॉक्टर यूट्यूब जी एन दुबे। आप डॉक्टर जी एन दुबे भी यूट्यूब में आप टाइप करेंगे, यू कैन फाइंड देयर मी। अच्छा। यू कैन फॉलो, सब्सक्राइब। यस। और आने वाले दिनों में मैं यूट्यूब पे भी लाइव आऊंगा इस तरह की जानकारियों के साथ आप लोगों के साथ साझा करने बिल्कुल। को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और जितने लोग जुड़े उनके लिए भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सर फिर से। थैंक यू। नमस्ते।